मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं आज। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। और अब तो खुफिया जानकारी ऐसी है कि उन्होंने ईरान पर हमले के 13 टारगेट लॉक कर लिए। लेकिन जैसे ये टारगेट लॉक हुए, पीछे से चीन और पुतिन ईरान की मदद करने के लिए आ गए। आपको बताता हूं समंदर में इस वक्त क्या माहौल है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। 4 देशों की फौज तैयार है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल शामिल है दर्शकों, और फ्रांस भी है जो ईरान पर अटैक करने वाला है। इधर 4 देश तैयार, उधर खलीफा ने भी धमकी दे दी और बताया कि ऐसे हम B-2 बॉमर को उड़ा देंगे। दिखाइए जरा AI जनरेटेड वीडियो फुल फ्रेम। ये सपने ईरान की सेना और खामनेई देख रहे हैं, अमेरिका के B-2 बॉमर को उड़ा देंगे। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल को तैयार कर लिया है और युद्धपोत से मिसाइलों की बमबारी और वर्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ तैयारी नहीं, ईरान तो खुलेआम धमकी भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है इस ख्वाब में ना रहे कि 2 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कह रहा है ईरानी सेना के प्रवक्ता। ترامپ فکر میکنه که یک عملیات سریع انجام بده، بعد 2 ساعت بعدش هم توییت بزنه که بله عملیات تمام شد و ما دیگه اقدامی علیه ایران نخواهیم کرد. شما کاری نکنی، بله شما کاری نکنی، اصلا از این خبران نیست. लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान की मदद कौन करेगा? मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इस समय समंदर में कोहराम मचा हुआ है। देख रहे हैं आप, चीन ने ईरान के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है और जंग में खुलकर जिनपिंग आ गए। अब दर्शकों, 8 देश हैं जिन्होंने टारगेट लॉक कर लिया और ये ट्रंप ने तैयार किया है। ये सीक्रेट लिस्ट में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। USS अब्राहम भी पूरी तरह तैयार है। एक और युद्धपोत ईरान पर हमले के लिए निशाना लगा चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों पहले ही साफ कर चुके, लेकिन एक बार फिर लग रहा है ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Position like us, we're strong, we're financially powerful, we're militarily powerful. I built the military in my first term, and now we have a group headed out to a place called Iran, and hopefully we won't have to use it. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर 13 टारगेट लॉक हुए हैं तो ये कहां पर है? क्या पूरे ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है? आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं जिसमें 13 टारगेट आपको ईरान के नक्शे पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसमें न्यूक्लियर साइट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं अलग अलग जगह पर जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। दूसरे नंबर पर आते हैं
मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि अगर इनको एक बार में खत्म किया तो फिर युद्ध वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर आती हैं स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, यानी युद्ध में जो मदद करती हैं वो जगह। और वो जगह आप देखिए जहां पर यूएसएस अब्राहम खड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, बिल्कुल ठीक वहीं पर है। यानी पहला हमला वहीं किया जाएगा ताकि युद्ध को ऐसे शुरू किया जाए कि ईरान उठ ना पाए। ईरान में ट्रंप ने 13 टारगेट लॉक कर दिए। नाटो के जंगी जहाज ने खलीफा की घेराबंदी कर ली है। एक ऑर्डर और वर्ल्ड वॉर का आगाज। Position like us, we're strong, we're financially powerful, we're militarily powerful. I built the military in my first term, and now we have a group headed out to a place called Iran, and hopefully we won't have to use it. इजरायली अखबार का दावा है कि नाटो के 4 देशों के साथ अरब के 4 खलीफा भी ईरान पर अटैक में शामिल हों, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को जहन्नुम वाली वार्निंग दे दी है। ترامپ فکر میکنه که یک عملیات سریع انجام بده، بعد 2 ساعت بعدش هم توییت بزنه که بله عملیات تمام شد و ما دیگه اقدامی علیه ایران نخواهیم کرد. شما کاری نکنید. بله شما کاری نکنید. اصلا از این خبران نیست. ईरान की तरफ से ये कोई कोरी धमकी नहीं, बल्कि जिनपिंग और पुतिन की सॉलिड प्लानिंग है। कैसे यूएस की नेवी को धुआं धुआं करना है, इसकी ड्रिल फरवरी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू हो रही है। देखते जाइए 21वीं सदी की पहली मल्टी फ्रंट जंग से दुनिया का नक्शा कैसे बदलता है। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट तो लॉक कर लिया, लेकिन अगर हमला करेंगे तो कौन कौन उनका साथ देने वाला है, आइए आपको बता दें। यह तस्वीर आपके सामने, ईरान पर अटैक के लिए 8 देशों की सेनाएं रवाना हो चुके हैं। देख रहे हैं ना आप, अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के जंगी जहाज आसमान में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ईरान को चारों तरफ से घेर कर हमले के आदेश का सिर्फ इंतजार है। इस बीच अमेरिका से एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने का दावा किया गया। सुनिए इसे ध्यान से। इस रिपोर्ट में दर्शकों उन ठिकानों की सूची है जो अमेरिका के टारगेट पर है। दावा है कि अमेरिकी सेना इन्हीं ठिकानों पर हमले का प्लान बना चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक अमेरिका, यूके, फ्रांस और इजराइल मिलकर करने वाले हैं। ईरान पर इस अटैक में 4 अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। इजरायली अखबार इस्राएल हायोम के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम से डिसाइसिव मिलिट्री प्लान बनाने के लिए कहा है। यह लिस्ट गुप्त है, लेकिन इसमें ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिनमें दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज शामिल हैं। हालांकि जंग के बीच ट्रंप ने बातचीत की बात को फिर दोहराया, लेकिन ट्रंप को ईरान की तरफ से जहन्नुम बनाने वाली धमकी दी गई है। ईरान ने कहा कि ट्रंप किसी गलतफहमी में ना रहें, गलतफहमी को ना पालें कि युद्ध 2 मिनट में जीत लेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जहन्नुम बना देंगे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरानी सेना क्या कह रही है। Position like us, we're strong, we're financially powerful, we're militarily powerful. I built the military in my first term, and now we have a group headed out to a place called Iran, and hopefully we won't have to use it. ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि कोई त्वरित सैन्य कार्यवाही करके 2 घंटे बाद ट्वीट कर देंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, तो ये उनका भ्रम है। अब दर्शकों अगर ऐसा होगा तो फिर ईरान किस तरह तैयार है, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं दर्शकों, इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो जगह है जहां से दुनिया बड़ा व्यापार करती है। एक छोटी सी जगह है, कुछ किलोमीटर, लेकिन वहां पर ईरान के साथ रूस और चीन पूरी ताकत के साथ मैदान में आने वाले हैं।
दर्शकों, ये युद्ध अभ्यास नहीं है, ये वॉर एक्सरसाइज नहीं है, ये ट्रंप को सीधी चुनौती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ट्रंप को चुनौती जब ईरान दे रहा है तो खामनेई की धमकी भी आपको बता दूं, अमेरिकी युद्धपोत को जहन्नुम बना देंगे। और इसका वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। ईरान कह रहा है कि हम जहन्नुम बना देंगे, लेकिन जहन्नुम तो ईरान बन गया है दर्शक। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देखिए जरा इधर ईरान में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारी मर रहे हैं। सुनिए जरा, एमएन सुनाइए। यार गिरिए मार दो मेरा बोल वाले लेकिन दर्शकों, अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह तैयार हैं तो ईरान के साथ चीन और रूस भी पूरी तरह मैदान में आ गए। और आपको बताता हूं किस तरह से उनकी तैयारी है। आइए जरा आपको बताएं, ट्रंप की सेना ताकतवर तिकड़ी के सामने है और अब तिकड़ी उनके रास्ते में आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान में सैन्य अभ्यास की वो जगह जहां पर ईरान, रूस और चीन मैदान में रहेंगे। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चीन ने उन्नत युद्धपोत निकाल दिया है। ताकत दिखा रहा है चीन। 1 फरवरी से शुरू हो रही एक्सरसाइज में रूस भी शामिल होगा। देख रहे हैं आप, ये तीनों यहां पर खड़े हुए। और खास बात यह है कि वॉर एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाली है दर्शकों। बड़ी बात क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% तेल रोजाना गुजरता है, आप सोचिए। और ये अगर जंग यहां पर हुई, यानी वॉर एक्सरसाइज हुई, तो फिर यहां पर तनाव बढ़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की तैयारी भी इसके लिए कर ली गई है। यह युद्धाभ्यास खाड़ी ऑफ ओमान और चाबार पोर्ट के नजदीक होगा दर्शकों, यानी वहां पर भी असर डालेगा। यानी ऐसी लोकेशन जहां से कई अमेरिकी बेस सीधे ईरान की रेंज में रहेंगे। जबकि रूस और चीन की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर अमेरिकी अटैक हुआ तो जिनपिंग और पुतिन जंगी जहाज लेकर मैदान में आ जाएंगे। कुल मिलाकर ईरान के पास इस समय ताकत है। ईरान के आसपास युद्ध का माहौल भी बन रहा है। एक तरफ नाटो के जंगी जहाज, फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस की मदद से ईरान पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। और यह युद्धाभ्यास अगर होगा दर्शकों, तो फिर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसीलिए एक्सपर्ट से आज हमने पूछा, इसके बाद होगा क्या, सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप अब बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल को भी राजी कर लिया है कि जैसे ही अमेरिका हमला शुरू करे तो इजराइल की जो एयरफोर्स है वो भी हर रोज़ 100-200 फाइटर बॉम्ब्स को भेजे और ईरान के ऊपर हर रोज़ 200-400 बॉम्ब्स गिराए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे अमेरिका को हासिल क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप को CIA और पेंटागन ने ब्रीफ दिया है कि फिलहाल ईरान के अंदर जो आंतरिक बवाल खड़ा हुआ था, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए थे, अब वो सब भय के मारे शांत होकर वापस अपने घरों में चले गए हैं। तो अगर अमेरिका फिर से एक बार हमला करेगा ईरान के ऊपर, तो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा कि आयतुल्लाह खमेनी की सत्ता छिन जाए। अमेरिका के ऊपर उसके साथी देशों से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वह फ़िलहाल ईरान पर हमला ना करें, क्योंकि इन सब साथी देशों को, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोप के सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको लग रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जो कि ईरान के पास जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल हैं वो कर सकती हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, यानी ये अगर हमला हुआ तो फिर
दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का सिर्फ और सिर्फ सायरन नहीं बजेगा, हर देश इसमें कूदने को मजबूर हो जाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप हिंदू मंदिर, ज्योतिर्लिंग, चार धाम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो यह खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अब सनातन के धाम में भाईजान का क्या काम, यह संत समाज पूछने लगा है। और इसलिए हरिद्वार में तो कहा है कि जो गैर हिंदू हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब यह मांग कहां कहां पर उठ रही है, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये वो चार धाम है जहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है, जिसमें केदारनाथ है, फुल फ्रेम दिखाइए, काशी विश्वनाथ है और सोमनाथ और रामेश्वरम। ये चार ज्योतिर्लिंग बता रहा हूं दर्शकों में आपको। यानी चार धाम के बाद अब ज्योतिर्लिंग को भी कहा जा रहा है कि यहां पर भी स्वच्छता पहली प्रायोरिटी है, सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। इसलिए नो एंट्री भाईजान की यहां पर होनी चाहिए। ये तो ज्योतिर्लिंग है दर्शकों जो चार धाम के बाद आए हैं। लेकिन आपको बताऊं ये मांग उठी है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। महाकाल आप देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं और यहां 1 लाख से 2 लाख प्रतिदिन भक्त दर्शन करते हैं। और दर्शकों अब गैर हिंदुओं के प्रवेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सुनवाइए जरा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं चलेगा। हर हर महादेव। सनातन वैदिक हिंदू धर्म, जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियां बढ़ती है। उसके कारण का वातावरण खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए। सरकार से ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए। अब दर्शकों आपको बताएं ज्योतिर्लिंग 12 हैं, छैश्वर, चारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर आपको दिख रहा है। यहां पर भी यह मांग उठने लगी है कि ज्योतिर्लिंग में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए और ये हर हिंदू मंदिर में होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आते हैं, गलत काम भी करते हैं, कोई रील बनाता है। अब आपको बताऊं दर्शकों, ठीक पहले कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था गंगोत्री में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है और इसके साथ ही साथ हर की पैड़ी पर भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका पोस्टर भी मैंने आपको दिखाया है। यानी अब ये मांग चार धाम से आगे बढ़ चुकी है और ये मांग की जा रही है कि जो भी सनातन का पवित्र मंदिर है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या फिर शक्तिपीठ हो, वहां पर भाईजान को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सनातन के सबसे पवित्र धामों में कालनेमियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग अब तेज हो गई है। पहले चार धाम में भाईजान की नो एंट्री, अब ज्योतिर्लिंग में भी ऐसे ही नियमों की मांग उठी है। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? आप हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। जो मंदिर का क्षेत्र है, जो पूजा का क्षेत्र है, उसको विधर्मियों से मुक्त रखना बेहतर होगा। हिंदू मंदिरों में गैर मजहबी घुसपैठ पर यह सबसे बड़ी चोट की तैयारी है। चाहे मथुरा, काशी हो या उज्जैन का महाकाल, एक स्वर में एक जैसी मांग उठी। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पुणे में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में और परली वैजनाथ है। इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए। यानी कालनेमियों को घुसते ही सनातन प्रहरी पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सनातन आस्था केंद्रों पर उनकी पवित्रता, अखंडता के लिए वो सुरक्षा कवच बनाने की मांग हो रही है, जिससे कोई कालनेमी मंदिर की झलक तक ना देख पाए। अब दर्शकों में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि यह मांग आज उठी है उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, महाकाल मंदिर से। आपको बताता हूं मैं, उत्तराखंड की तरह देश भर के मंदिरों में गैर हिंदू बैन हो जाए, यह कहा जा रहा है।
चार धाम की तर्ज पर अब उज्जैन महाकाल से भी ऐसी ही मांग उठी। महाकाल के वरिष्ठ पुजारी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की है। ठीक इसी तरह की मांग महाराष्ट्र के नासिक के संतों ने की है। दर्शकों, महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग जहां मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए, मंदिर परिसर में आने वालों का आधार कार्ड चेक किया जाए। पुजारियों ने तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने की मांग की। तर्क यह दिया गया है कि कोई गैर हिंदू सनातन धर्म में अगर आस्था रखता है तो उसे मंदिर आने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन जो गैर हिंदू केवल घूमने फिरने के लिए मंदिर में प्रवेश करता है उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दरअसल उज्जैन महाकाल में कई बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। दर्शक, 2025 में 12 गैर हिंदू महाकाल में घुसने के बाद पकड़े गए। अक्सर ये लोग लड़कियों के साथ महाकाल मंदिर में पहुंच जाते हैं, इसलिए महाकाल के पुजारियों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। और ये पूरा महाकाल लोक मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अब यहां पर मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन आज साधु संतों ने क्या मांग की है, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है कि देखिए, हम किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। जो मंदिर का क्षेत्र है, जो पूजा का क्षेत्र है, उसको विधर्मियों से मुक्त रखना बेहतर होगा। ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए और यदि कोई पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्यवाही होना चाहिए। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, इसके अलावा 4 धाम के लिए तो वहाँ अभी प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने और शासन को भी उसके लिए भेजा है कि इसमें कानून बनाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 52 शक्तिपीठ और जो जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ सभी जगह, और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक मंदिर में इनका प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं ये 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने के लिए कहा जा रहा है। इनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ये वो जगह, ये वो पवित्र स्थान है सनातन के जहां पर कहा जा रहा है कि गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं जानी चाहिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये ज्योतिर्लिंग, ये भारत की आत्मा है, सनातन की आत्मा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। क्योंकि ये देश के हर राज्य में स्थित है। विवेक, इसे ठीक कीजिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ के साथ साथ अलग अलग ज्योतिर्लिंग, मूव कीजिए इसे। सोमनाथ के बाद है मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद आता है महाकालेश्वर, उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ही है ओंकारेश्वर। इसके बाद आता है दर्शकों केदारनाथ, सबसे कठिन है यहां जाना, और भीमा शंकर जो पुणे में स्थित है। और इसी के साथ साथ आता है काशी विश्वनाथ, यहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ बाबा वैद्यनाथ का धाम जो झारखंड में स्थित है, और नागेश्वर ये गुजरात में स्थित है। दर्शकों, आपको बता दें रामेश्वरम के साथ साथ आता है कृष्णेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जहां पर कहा जा रहा है कि एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, ये मांग जब उठाई गई तो कुछ मंदिर भारत में ऐसे भी हैं जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। आपको उनकी जानकारी मैं दे देता हूं। ये है वो मंदिर दर्शकों, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का, जहां पर गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये मंदिर आप देखिए, गुरुवायूर मंदिर, यहां केरल का है ये गुरुवायूर, जहां पर हिंदुओं को एंट्री मिलती है, बाकी किसी को नहीं। कामाक्षी अम्मन मंदिर, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में, यहां पर भी गैर हिंदू बैन है। इसी के साथ साथ उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर में स्थित है दर्शक, और यहां पर भी गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलती है। और अब इसमें नाम जुड़ गया है गंगोत्री धाम का, यहां पर भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये वो मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन नासिक के संतों का कहना है कि ये कुछ मंदिर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस पर जल्द फैसला होना चाहिए। सुनिए। उज्जैन में
जो संत महात्माओं के द्वारा मांग उठाई गई है कि ज्योतिर्लिंग परिसर में मुस्लिमों को बैन किया जाए, उसी तरह से हम भी महाराष्ट्र से मांग करते हैं। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पूना में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में, और परली वैजनाथ है। इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए। दर्शकों, मंदिर में जाना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इसे अलग तरह से लेते हैं और लोग अलग तरह के भाव रखते हैं, लेकिन इसी वजह से वो गलती भी कर जाते हैं। आपको दिखाता हूं दर्शकों में, ये आप देखिए, कोई जा रहा है वहां पर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, रील बनाने की। उसको लग रहा है कि वो 4-5 रील यहां बनाएगा तो अच्छे वीडियोस पे लाइक आ जाएंगे, और इसलिए कोई अर्धनग्न होकर रील बना रहा है, कोई हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रील बना रहा। दिखाइए जरा। दर्शकों, होता क्या है, ये होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हरिद्वार के गंगा घाट पर रील बना रही थी एक बच्ची और वो बह गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, ये आप देखिए। सिर्फ सनातन के मंदिर नहीं दर्शकों, जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ श्री सम्मेश शिखर, वहां पर भी रील बनाई गई, देखिए आप। और ये नहीं होना चाहिए, हम यही कहेंगे। और सिर्फ जैन धर्म नहीं दर्शकों, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अभी हाल ही में एक शख्स पहुंचा और ये दावा कर रहा है कि ये अमृतसर में जाकर वुजू कर रहा है। आप सोचिए, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। नहीं तलवार की चुप चुप के वार करना दिलेरी कहाँ की है, लगता है तुम में लड़ने की ताकत नहीं रही। अब आप सोचिए दर्शकों कि यहां पर जाकर कोई वुजू कर रहा है तो किसी धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। लेकिन कई मौलाना है जो अब बिफर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, ये तो गलत है। लेकिन सवाल ये कि गैर हिंदुओं के एंट्री से मौलानाओं को क्या दिक्कत है। आपको दर्शकों मैं बताता हूं, तर्क जो दिए जा रहे हैं कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित क्यों किया जाए, इसके पीछे साधु संतों ने, मंदिर समितियों ने तर्क क्या दिया है, आइए मैं आपको बताता हूं। सुनिए ध्यान से। अलग अलग मंदिरों में स्थानीय परंपराओं का पालन होता है, इसलिए सभी मंदिरों के नियम और परंपराएं अलग अलग होते हैं। मंदिर में जाने वाले को धार्मिक मर्यादा सर्वोपरि रखनी चाहिए। मंदिर में जाने से पहले उसे आस्था आचरण की समझ भी होनी चाहिए। हालांकि गैर हिंदू अक्सर सनातन नियमों का पालन करने में फेल हो जाते हैं, जिससे मंदिरों को अपवित्र होने का खतरा है, इसलिए बैन की मांग की जा रही है। कुछ मंदिरों में ड्रेस कोड का होना भी गैर हिंदुओं को प्रवेश को रोकता है। गैर हिंदुओं को प्रवेश से रोकने के पीछे पारंपरिक पुजारियों का मानना है कि इससे जो व्यक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। जाहिर बात है, क्या काम, इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ऐसे में मुसलमानों का मंदिर में क्या काम, ये पूछा जा रहा है। ऐसे लोगों के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कम होने लगती है, और यही तर्क दिया जा रहा है। लेकिन मौलानाओं का कहना है नहीं, हम तो जाएंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कौन कहां तक आएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, ग्रह तक जाएगा, कौन मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा, कौन उनके कैंपस तक रहेगा। मुझे लगता है कि इसका निर्णय ईमानदारी से धर्मगुरुओं को करने देना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि ऐसे किसी निर्णय से उन परिसरों की पवित्रता बेहतर हो सकती है, तो मुझे लगता है हम ऐसे किसी भी
जो मांग है उसका स्वागत करते हैं और हम ये मानते हैं कि भारतीय मुसलमान वो मुसलमान है जो सबके साथ है। अगर कहीं हमें इज्जत से बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, और अगर कोई हमें कहता है कि यहाँ आपके आने से यहाँ की पवित्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं या और कोई दिक्कत आ सकती है, तो मुझे लगता है कि देश के किसी भी मुसलमान को या अन्य किसी धर्म के व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए, उसको न दिखाना चाहते हो, खुफिया तरीके से तैयारियां करना चाहते हो सकता है इन लोगों के दिमाग में वो हो कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर सकें, गोरिल्ला युद्ध या जिस तरीके का भी। तो इनके मन में खोट है। धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी को सुनकर ऐसा लगता है कि इनका चश्मा हमेशा से नफरती रहा है। दर्शक वो कह रहे हैं कोई प्लान बन रहा है, लेकिन दर्शकों ऐसे सिर्फ मौलाना रशीदी नहीं है, ऐसे कई मौलाना है देश में। मैं क्यों कह रहा हूं, असम में तो ऐसा ही हुआ और उसकी वजह से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आप कहेंगे मौलाना कहां से आए? ये आए हैं बांग्लादेश से। दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाई। आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह ने पहले भी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि घुसपैठियों को लेकर एक एक घुसपैठी को निकालने का काम सरकार करने वाली है। सिर्फ अमित शाह नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, सुनिए जरा। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। दर्शकों ये आप देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोजर प्रहार चल रहा है असम में और कहा जा रहा है कि ये असम की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए एक्शन हो रहा है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, कई सारे मौलाना हैं जिसमें से ये हैं और एक तरफ साजिद रशीदी जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। ये मियां वाले बयान पर भड़क गए। इनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसा होना चाहिए, इसी को लेकर अब अलग अलग तरह की बहस शुरू हो गई। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो असम में रहने वाले लोग हैं उनका हक मार रहे हैं बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे। इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी। असम में चुनावों से पहले घुसपैठियों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जैसे ही मियाँ कहकर संबोधित किया, खुद को मुसलमानों का संरक्षक बताने वाले भड़क गए। हेमंत ने साफ कह दिया, मैं तो घुसपैठियों को मियाँ ही कहूंगा, कोई कुछ भी कह ले। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? हेमंत के मियाँ वाले बयान पर बदरुद्दीन अहमद को मिर्ची लग गई। वो बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करने लगे। तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे, वो किसी से घबराते नहीं है। इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी हारेगी हारेगी, लिख के लिख। बदरुद्दीन अहमद या मुस्लिम मौलाना मियाँ या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कितनी भी नाराजगी जताएं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में रैली के दौरान साफ कर दिया, बीजेपी एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेगी। हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालें। यानी असम की लड़ाई अब मियां पर आ गई। लेकिन दर्शकों दिक्कत क्या है, ये पहले मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये विवाद हुआ कैसे। आइए जरा आपको बताता हूं।
असम में मियां मुसलमानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा मियां मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दें। अगर मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 रुपए ही दो। और वो बांग्लादेश से आकर असम में हमारी जमीन, संपत्ति, व्यापार, नौकरी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे घुसपैठियों को हर कीमत पर बाहर करना होगा। हिमंता के बयान पर बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है दर्शक, और उन्होंने कहा मैं हिमंता से निवेदन करता हूं कि वो अपने शब्द वापस ले लें, नहीं तो इस बार असम के मियां उनकी नाव को डुबो देंगे और सत्ता के लिए आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, ये बदरुद्दीन अजमल ने कहा। अगर हिमंता इस बार चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी हार जाएगी। और उन्होंने दावा किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में पहुंचे थे, उन्होंने आज पलटवार किया, बताया कि घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया। असम में वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने घुसपैठियों को जगह दी। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के चलते असम की डेमोग्राफी बदल रही है। आप तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनाइए, अमित शाह कहते हैं एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिमंता के बयान पर सवाल किया है और कहा लोगों को 1 रुपए के चक्कर में आप ना उलझाएं तो बेहतर होगा। ऐसे बयानों से असम की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। मौलाना साजिद रशीदी ने हिमंता के बयान को विभाजनकारी बताया है और कहा ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सुनवाते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बददुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो, आपके गद्दे ज्यादा दिन के नहीं है। डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो आसाम विरोधी था और भारत में आसाम, दुनिया में आसाम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये अंतर है दोनों के बीच। हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकाल। अब दर्शकों आप कह रहे होंगे ये मियां मुसलमान क्या है, मुसलमान तो मुसलमान होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असम में इसकी परिभाषा थोड़ी बदली हुई है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। असम में सभी मुसलमान एक समूह वाले नहीं हैं। मुसलमानों का एक वर्ग है खिलौंजिया या असमिया मुसलमान। सदियों से असम में रह रहे हैं, असमिया भाषा भी बोलते हैं असमिया मुसलमान, और असमिया संस्कृति में ये रचे बसे हुए हैं। गोरिया, जुल्हा, सैयद जैसे समुदाय इसमें आते हैं। इसमें असमिया समाज का ही हिस्सा इन्हें माना जाता है। और दूसरा वर्ग है मियां मुसलमानों का। दर्शक, ये मुख्य रूप से बंगाली भाषी हैं। इनके पूर्वज ब्रिटिश काल में या 1947 और 1971 के बाद आए, पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश से आकर यहां बस गए। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में रहते हैं, ज्यादातर खेती किसानी या मजदूरी का काम करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम की डेमोग्राफी बदल रही है। मियां मुसलमानों को घुसपैठ से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मियां मुसलमानों की जांच की जा रही है और इसके लिए कहा जा रहा है कि इन्हें वापस भेजा जाएगा, और इसी पर सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी पर मौलाना पलटवार कर रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। घुसपैठियों को निकालो, सारा मुसलमान आपके साथ है, निकालो तो सही, राजनीति मत करो। एक आदमी को निकाला नहीं, राजनीति आप कर रहे हो उस पर। जब इलेक्शन आता है जब भी घुसपैठी आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद फिर घुसपैठी गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। रिक्शा चलाने वाला मुसलमान है, 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया दो। कितनी हैरत की बात है। वो एक बड़े मनसब पर बैठे हैं और जब उन्होंने शपथ ली थी तो ये ऐलान किया था कि सबके साथ न्याय करूंगा,
कहाँ है उनका शपथ, कहाँ है उनका न्याय? कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो मुसलमानों को अपशब्द न कहें। बहरहाल ये इलेक्शन करीब है, ये इलेक्शन की उनकी तैयारी है, मगर मैं कह रहा हूं कि अब वो भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बड़ी बात यह है दर्शकों कि अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी ये तो असम की राजनीति से मिली जुली तस्वीर थी, लेकिन अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। आइए, अगली खबर बहुत खास है, दिखाइए जरा। महाराष्ट्र की खबर लेकर आइए। महाराष्ट्र में अजित पवार, उनका निधन हुआ है, पंचतत्व में विलीन किया गया, लेकिन अब सियासत क्या हो रही है कि उनकी जगह कौन संभालेगा। अब दर्शकों, आज अजित पवार के जो समर्थक हैं वो उनके बारामती के एक भाषण को शेयर कर रहा है और उसका जिक्र भी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। मैं आपको वो सुनवा देता हूं, सुनवाइए जरा। सांगायचं, मला व्याप जरी वाढलेला असला तरी माझं बारकाईनं लक्ष हा बारामतीकडे आहे, माझ्या पुणे जिल्ह्याकडे आहे, त्याबद्दल आपण काळजी करू नका। पण त्याच्यात होतं काय, आता कुणीला तरी बरोबर त्या ठिकाणी घ्यावं लागतं। मग हेच दादांच्या बरोबर मग ह्यांनीच सांगितलं असेल, मग ह्यांनीच काहीतरी आपल्याबद्दल कान भरले असतील। मी इतक्या हलक्या कानाचा नाहीये, माझं कुणी कान भरू शकत नाही। मला शेवटी सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचंय। अरे बाबा, मी पहिली इलेक्शन नाहीये, 92 ला तुमची निवडणूक पहिली लढवली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची, 92 नंतर 97, 2002, 2007, अब दिखाता हूं दर्शकों, मैं देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे थे। अब खबर यह है कि प्रस्ताव दिया गया है और अजित पवार की धर्मपत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब ये बात पूरी पक्की हो गई है कि अजित पवार की धर्मपत्नी ही डिप्टी सीएम रहेंगी, यानी उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन जानकारी आपको दे दें, महाराष्ट्र को कल नया डेप्यूटी सीएम मिल सकता है। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। एनसीपी की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मुंबई में कल सुबह 11 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। नेता चुने जाने के बाद उन्हें कल ही डेप्यूटी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। अगर वो शपथ लेती हैं तो राज्य की पहली महिला डिप्यूटी सीएम होंगी और एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने ये जानकारी दी है। इस बारे में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे सीएम से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के लिए हामी भर दी है। प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खबर है कि इस मुलाकात में मंत्रालय पर भी चर्चा हुई है और अजित पवार के पास था वित्त, आबकारी और खेल विभाग। ऐसे में सुनेत्रा को कौन कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। एनसीपी चाहती है कि डिप्टी सीएम वाले सारे मंत्रालय सुनेत्रा को ही दिए जाएं और विलय भी हो सकता है, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर चर्चा भी हो रही है। अजित पवार के करीबी नेता विलय की वकालत कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि अजित पवार विलय का फैसला कर चुके थे। जिला परिषद चुनाव के बाद दोनों गुटों के विलय का ऐलान भी होने वाला था। एनसीपी के मुताबिक दोनों धड़े विलय चाहते हैं, लेकिन फैसला शरद पवार करेंगे। एनसीपी अजित गुट के पास 41 विधायक हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार के पास मात्र 10 विधायक हैं। लेकिन इसे लेकर अब महाराष्ट्र में चर्चाएं हो रही हैं, सुनवाते हैं आप। कल हो सकता है क्या साहब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब सब कुछ बात ऐसे को चलिए, अब खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। ये अखबारों में इस प्रकार की खबर छपी थी, खासकर महानगर पालिका चुनावों के बाद, कि जब दोनों एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े
तो ऐसी चर्चा चली थी कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो सकता है, लेकिन मर्जर कब होना था, कैसे होना था, उसकी मॉडलिटीज क्या वगैरह थी, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दादा हमेशा यही बोलते थे कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के काम करने में ही जाएगी। शायद बारामती का प्यार उनके साथ इतना था कि आखिरी सांस भी इस क्षेत्र में उनको। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दर्शकों, लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा की जा रही है। साध्वी की मौत पर सस्पेंस बरकरार है और अब ऐसा लग रहा है कि साध्वी की मौत मिस्ट्री बन गई है। कोई कह रहा है कि ये मर्डर है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आगे तस्वीर दिखाइए दर्शकों। साध्वी की मौत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। क्या ये आत्महत्या है, मर्डर है, ये मौत कैसे हुई है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पर गुत्थी उलझ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। तो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था दर्शकों, अब पोस्टमार्टम हुआ और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आपको बताऊं मैं, साध्वी को नाथ परंपरा के मुताबिक समाधि दी गई है और इसीलिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको दर्शकों बताएं, जहां पर साध्वी रहती थी वो अपने पिता के साथ रहती थी। जैसे ही उनकी पार्थिव देह पहुंची वो रोने लगे और अब उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब इस पर जांच होनी चाहिए। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में सच सामने आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं दर्शकों, यहां पर समाधि दी गई है और सुनिए जरा वहां पर कैसे साध्वी को याद किया गया। और उनके पिता ने आज बड़ी बात कही है, वो आपको सुनना चाहिए। सुनाइए महंत बीरमनाथ क्या कह रहे हैं। ये जो भी है पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप भाई साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बस सब जांच का विषय है। जो भी है पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप भाई साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बस अब दर्शकों, कई साधु संत सामने आ गए। महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद भी आई, उन्होंने भी जांच की बात कही है। सुनवाते हैं आप। एक बाप बेटी के रिश्ते पर आप कलंक लगाने की कोशिश की है, उसको कानून सजा देगा। बार बार पिता को परेशान नहीं करना चाहिए इस मामले में। अगर गलत होंगे तो जांच में आ जाएगा। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी बात आती है और लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। गलती तो एक व्यक्ति ने की है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, पर आप सब लोग भी गलत हो जिसको बार बार उस पोस्ट को वायरल किया है। साध्वी प्रेम बाईसा का पार्थिव शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन जीवन से समाधि तक के सफर में अभी भी हजारों सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि साध्वी की मौत कैसे हुई, सवाल ये कि आखिर मौत की नौबत कैसे आई और आखिर साध्वी की परेशानी की असल वजह क्या है। प्रेम बाईसा हमेशा बचपन से ही सनातन धर्म के साथ जुड़ करके और सनातन धर्म के तहत ही अपना जो जीवन है संन्यास रूप में धारण किया था। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसकी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी है इस घटना में उनको सजा मिले। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। हर कोई रहस्यमयी मौत से हैरान परेशान है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल की मांग उठ रही है। लेकिन दर्शकों, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है। और पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम के लिए ही पहले विवाद हो रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। दर्शकों, जोधपुर में पार्थिव देह का पोस्टमार्टम किया गया। आपको बताएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन सवाल अब भी हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट चौंकाने वाली होगी, इसलिए पुलिस मेडिकल एक्सपर्ट्स के संपर्क में बनी हुई है। पीएम रिपोर्ट से भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद इसे जारी किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, शरीर पर किसी तरह की कोई चोट का निशान नहीं है।
साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में जहर नहीं पाया गया है, यानी इंजेक्शन से मौत का दावा भी अब सवालों के घेरे में आ गया। आगे की जांच के लिए विस्टा को सुरक्षित रखा गया है। आपको बताएं, फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी कराई जा रही है। दर्शकों, पुलिस ने साध्वी के आश्रम को सील कर दिया है। साध्वी के पिता और आश्रम के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में साध्वी के पिता की ओर से शक की सुई है और पुलिस जानना चाहती है कि एम्बुलेंस लेने से क्यों मना किया गया। वीरमनाथ पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं हुए थे, क्यों नहीं थे? पिछले साल साध्वी के साथ वायरल वीडियो का सच क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके चलते वीरमनाथ शक के दायरे में आ गए हैं और आपको बताएं, इसीलिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दर्शकों, इसी बीच खबर यह है कि साध्वी को समाधि दी गई है और इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। आपको बताएं, साध्वी नाथ संप्रदाय से आती थी और साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं है। राजस्थान में पैतृक गांव परेव में उन्हें समाधि दी गई है। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। समाधि से पहले पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई और आपको जानकारी दे दें, काफी संख्या में साध्वी के अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंचे थे। साधु संतों ने साध्वी की मौत पर गहरा दुख जताया है। सभी ने एक स्वर में मौत की वजह जानने की मांग भी की है। साध्वी प्रेम बाईसा कथावाचन और भजन गायन करती थी। आपको बता दें, उनका जीवन भक्ति, सेवा और समाज सुधार के लिए समर्पित था। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरे राजस्थान में वो प्रचलित हो गई थी। आपको बताएं, पहली बार 12 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर कथा वाचन किया। बालोतरा आश्रम में वो अपने पिता वीरमनाथ के साथ रहती थी और इसी आश्रम के महंत साध्वी के पिता वीरमनाथ ही हैं। आश्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा काफी परेशान रहने लगी थी और इसी वजह से सस्पेंस काफी बढ़ गया है। आपको बताएं, साध्वी के पिता इस पर क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, ये आपको सुनना चाहिए। केवल गले में खराश था, उनका लगातार कार्यक्रम था। कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कल, आज का भी था, 3 दिन का। और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं, इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकेंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जीते न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। इनके पास जो नंबर्स वगैरह हैं उनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति आया ये एग्जैक्टली, क्योंकि अभी थोड़े अवसाद में भी हैं, तो एग्जैक्टली ये जो बता रहे हैं उसके ऊपर हम अभी जांच कर रहे हैं कि कौन है। और हाँ, राउंड अप कर रहे हैं कुछ लोगों को। बिल्कुल जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको सुरक्षार्थ उसकी एक्सेस कंट्रोल करना आवश्यक होता है, इस वजह से उसको एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है ऑफ कोर्स। और एफएसएल टीम द्वारा मौके की जांच भी कराई गई है और पुनः ढंग से और गहन रूप से मौके की जांच कराई जाएगी। सारी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नियम के हिसाब से चल रही है। अब दर्शकों, आपको बताएं, इससे लेकर राजस्थान सरकार से भी सवाल हो रहे हैं। सांसद और गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसे ही उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाईसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच ओके, और दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। जोधपुर में साध्वी की मौत का मामला मेरे संज्ञान में है। उनका सुसाइड नोट भी मिला, ऐसी एक जानकारी मिली है। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी घटना किसी प्रकार की होती है तो हम तात्कालिक रूप से उसके सभी पहलुओं पर जांच के आदेश निर्देश देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई हो, इसके लिए निर्देश पहले से ही जारी कर रखे हैं। तो हमने निर्देश दे दिए अधिकारियों को, जो भी तथ्य सामने आएंगे हम निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे। अब दर्शकों, आपको अगली खबर बताते हैं। यहां पर एक विवाद थमता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन एक ऐसा विवाद है जो रुक ही नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और उसका राउंड 2 शुरू हो गया है। दर्शकों, यह विवाद है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का और योगी सरकार और प्रशासन का। अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। काशी में पहुंच गए
लेकिन बनारस में पहुंचते ही पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं साथ ही साथ। और उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। उन्होंने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम योगी आदित्यनाथ पर, उनके प्रशासन पर, सरकार पर हमला बोलेंगे। और उन्होंने कहा कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो हम योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो हिंदू नहीं है। और आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पर उनके सवाल हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम ठीक तरह से अपना काम कर रहे हैं और ये काम चलता रहेगा। कोई कितने भी आरोप लगाए, सत्य बदलेगा नहीं। स्नान की बात तो फिर से मांग जब आएगा, फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। भगवाधारी से टकराने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। क्या योगी को सत्ता से हटाने के मिशन पर हैं अविमुक्तेश्वर आनंद? क्या सनातन और गौरक्षा के नाम पर विपक्ष का मोहरा है अविमुक्तेश्वर आनंद? प्रयागराज में 11 दिन बवाल काटने के बाद अब वो काशी में डेरा डाले हैं। वो अब काशी से योगी पर हमला कर रहे हैं, उन्हें ढोंगी साधु बता रहे हैं, नकली हिंदू भी कह रहे हैं। देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी से टकराने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बिना स्नान किए तड़के सुबह काशी लौटने वाले अविमुक्तेश्वरानंद ने अब हिंदू और गैर हिंदू ठहराने का जिम्मा खुद से अपने हाथों में ले लिया है। योगी सरकार के खिलाफ अपने मिशन में वो गाय का पोंछ पकड़कर पार उतरना चाहते हैं। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं और हिंदू घोषित। लेकिन दर्शकों, ये बड़ी बात है। अविमुक्तेश्वरानंद चाहते क्या है? क्या वो अब राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं? अब तक आपने शंकराचार्य विवाद का राउंड 1 देखा था दर्शकों। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राउंड 2 शुरू कर दिया है। बनारस में उन्होंने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। मार्च महीने में लखनऊ में साधु संतों के प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। पहला हमला उन्होंने कहा, मुझसे प्रमाण मांगा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, अब वो हिंदू होने का प्रमाण दें। कर्म से कोई सनातनी होता है, गेरुआ वस्त्र कोई हिंदू नहीं होता है। और उन्होंने तीसरा हमला किया, यूपी में गौ हत्या होती है, यूपी दूसरा बड़ा निर्यातक है, 40 दिन में राज्य में गौ हत्या रोकें, गौ माता को राजमाता घोषित करें। प्रशासन मुझे लालच दे रहा है, कहा आप नहा लीजिए, हम फूल बरसा देंगे, अगले साल शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल भी बना देंगे, लेकिन हमने नकार दिया क्योंकि माफी का एक तरीका होता है। अब इस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी से टकराने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं,
अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह विवाद शुरू हुआ है दर्शकों कहां से? प्रयागराज माघ मेले से। यह विवाद 9 दिन तक चला। 9 दिन के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद वहां से वापस लौटे, संगम से सीधे बनारस पहुंचे, लगा यह विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बनारस जाते ही अब उन्होंने राउंड 2 शुरू कर दिया, जो हमने आपको बताया। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो इस विवाद में गलत तरह के पोस्टर भी लगा रहे हैं और किसी ने उन्हें कालनेमी बता दिया, कोई रावण बता रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे पोस्टर्स लग रहे हैं, यानी कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, दिखाइए जरा तस्वीर। अजय राय पहुंचे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ अभी मुक्तेश्वरानंद से जैसे ही मिले, तस्वीर सामने आई, उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या ये वाकई सियासत हो रही है? क्योंकि इसमें हर बार सरकार और प्रशासन पर हमला बोला जा रहा है। तो क्या ये बनावटी हमले, क्या ये साजिशन किए जा रहे हैं, या किसी के इशारे पर यह हमला किया जा रहा है? आइए जरा आपको बता, भरोसा दिया है। अब दर्शकों, इधर यह विवाद बढ़ता जा रहा है, जो अभी तक रुका नहीं है। एक और विवाद देश भर में चल रहा है, वो है यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून जो बनाए गए उन पर रोक तो लगा दी, लेकिन अब यह विवाद जेएनयू में आ गया और टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसी नारेबाजी हुई, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको बताते हैं, जेएनयू में भड़काऊ नारे लगाएगा। सुनिए जरा क्या नारेबाजी हुई। दर्शकों, यूजीसी को लेकर देश भर में विरोध हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना कि यह भेदभाव वाला कानून था, लेकिन अब तो जेएनयू में एक अलग परिपाटी शुरू हो गई है। कैसी दर्शकों? जेएनयू में फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है। यूजीसी बिल को लेकर वामपंथी छात्रों ने मार्च निकाला। वामपंथी छात्रों ने यूजीसी बिल पर रोक का विरोध किया। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा अभी 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे और इसे लेकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया गया। वामपंथी छात्रों ने ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, जेएनयू में ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ब्राह्मणवाद का प्रतीक बनाकर पुतला तक दहन कर दिया गया। छात्रों ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ भी नारेबाजी की है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद को जलाने की बात की गई है। आपको बताएं, मार्क्सवादी छात्र संगठनों का नफरती एजेंडा फिर सामने आया। छात्रों ने यूजीसी गाइडलाइंस, रोहित एक्ट लागू करने की मांग की है और 3 घंटे से ज्यादा देर तक चले विरोध प्रदर्शन में कई छात्रों को उकसाने वाला भाषण भी देते सुना गया है। आपको बताते हैं इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा। अब क्या होगा कि जनरल समाज के लोग को कोई कुछ बोलेगा, वो तो उसके पास तो कोई हक नहीं है केस करने का। अब हम बेवकूफ भी बोल दिए या नहीं भी बोले तो भी मेरे ऊपर वो केस कर देगा। केस में ही उलझा रहे हैं। आपको पता है कितना हार्ड केस है, इस केस में उलझा रहे और आगे बढ़े नहीं, बस दिन रात केस मुकदमा देखते रहे। क्या सामान्य वर्ग जो है उसको इक्विटी का हक नहीं है? अब ये आज जो है चिंताजनक बात थी। आज देश सड़कों के ऊपर उतरा। स्वर्ण समाज ही नहीं, 36 की 36 बिरादरी जो हिंदू से उठकर, जो जाति से उठकर हिंदू बना था ना, वो आज इसका विरोध कर रहा है। कॉलेज के अब दर्शकों, देश भर में इसे लेकर अभी भी विवाद को तूल दिया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात सोच समझकर आप कोई विवाद करें या किसी से कोई अपशब्द कहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के